ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा हमारे इम्यूनिटी का चैप्टर नंबर, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है, उसमें टॉपिक चल रहा है अभी हम लोगों का रिसेंटली इम्यूनिटी, राइट। अब इम्यूनिटी के अंदर एक सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक आता है और ये आपके हर एग्जाम के अंदर, एवरी एग्जाम के अंदर ये क्या है कि आप लोगों के क्वेश्चन लेके आते हैं, राइट। अब सबसे पहला है हम लोगों का टॉपिक एलर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय द एलर्जी? लोग कहते हैं कि सर मुझे एलर्जी हो गई, मुझे रैशेस, मेरे स्किन के ऊपर रैशेस हो रहे हैं, मुझे सनलाइट से एलर्जी है, सनबर्न होता है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, मुझे डेंडर वगैरह से एलर्जी है। लेकिन ये एलर्जी है क्या? एलर्जी है क्या? तो आज हम लोग क्या करते हैं, एलर्जी के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मली आपके एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर है। अब हम लोग बात करते हैं एलर्जी है क्या। तो एलर्जी इज द एक्सजरेटेड, यानी कि एक्सजरेटेड का मतलब होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब कि हमारा शरीर जो है उस टाइम नॉर्मल नहीं होता। शरीर में कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, किसी के भी अगेंस्ट, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, एलर्जी। तो एलर्जी इज द एक्सजरेटेड रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन, सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, राइट। तो क्या है कि एक एब्नॉर्मल रिस्पांस जो हमारी बॉडी जनरेट कर रही है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट कर रहा है, किसके, कोई भी एंटीजन हो, सर्टेन एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कहां प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर। अब बात करते हैं कि मैंने यहां पर वर्ड लिया एक्सजरेटेड। एक्सजरेटेड का कॉमन मीनिंग होता है बेटा एब्नॉर्मल। तो इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं कॉमन मीनिंग में, द एब्नॉर्मल रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एब्नॉर्मल रिस्पांस टू सर्टेन एंटीजन, किसी भी एंटीजन के लिए प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है आपका, एलर्जी। वो क्या कहलाता है, एलर्जी। अच्छा, एलर्जी के नीचे एक वर्ड आता है आप लोगों के इसमें दिया भी हुआ है, एलर्जेंस, राइट। एलर्जेंस क्या है? नॉर्मली लोग बताते हैं कि एलर्जी कॉज करने वाले फैक्टर्स जो है एलर्जेंस कहलाते हैं, राइट। तो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस है, वो एंटीजन जो आपकी बॉडी में एलर्जी कॉज कर रहा है। मैं यहाँ पर फैक्टर नहीं बोलूंगा, कारक नहीं बोलूंगा, सब्सटेंसेस, छोटे छोटे कण भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे पॉलन ग्रेन्स, पॉलन, डस्ट पार्टिकल, डस्ट, मिट्टी, धूल के कण, धूल भरी आंधियां चलती है और सर्टेनली हम लोगों को क्या है, छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। एनिमल डेंडर, ये नया वर्ड है। अब थोड़ा सा आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये वर्ड जो है एनिमल डेंडर क्या है। एनिमल डेंडर एनिमल से रिलेटेड है, मेक श्योर एनिमल से रिलेटेड है। डेंडर का मतलब होता है पार्टिकल्स, डेंडर का मतलब होता है पार्टिकल्स। कहने का मतलब है कि एनिमल की बॉडी में से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं। स्पोर, फीदर होते हैं बेटा पंख। आप लोगों ने देखा होगा अचानक क्या है कि कबूतर जो है आप लोगों के ऊपर से कोई उड़ के गया, उसके पंख गिरे, आपके नाक के एरिया में आते हैं और आपको कंटिन्यूअसली छींकें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लाइन कहां से स्टार्ट होगी कि आप किसी नए एरिया में जा रहे हो, और अचानक आप लोगों को छींकें स्टार्ट हो जाती है, और आप जब आप उस एरिया को रिमूव करके जाते हो तो आपकी ये जो एलर्जी है, ये छींकें ये बंद हो जाती है। तो वो क्या होती है आपकी एलर्जी, वो क्या होती है एलर्जी, यानी कि वो है एब्नॉर्मल रिस्पांस जो आपकी बॉडी जनरेट कर रही है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, जनरली आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट। मैं आपको बात करता हूं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। पैथोजेनेसिस का मतलब है कि एलर्जी की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आपकी बॉडी में कौन कौन सी एंटीबॉडी जो है वो एलर्जी कॉज करती है। तो जनरली हम लोग बात करें एलर्जी के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, दैट इज आईजीई। अब ये कैसे कॉज होता है? सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम में एक सेल होता है मास्ट सेल। आईजीई ने क्या किया, आईजीई और मास्ट सेल दोनों सबसे पहले जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो गए, ठीक है। तो मास्ट सेल की सरफेस के ऊपर आपका जो है ये मास्ट सेल है, और इसकी सरफेस के ऊपर आपका है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कौन सा है, आईजीई एंटीबॉडी इसकी सरफेस के ऊपर बाइंड हो गई, ठीक है। देन मास्ट सेल जो है वो बिकम एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेटेड हो गई, उसने अपनी बॉडी के ऊपर क्या किया, एंटीबॉडी को बाइंड कर दिया। एंटीबॉडी क्या है, वो प्रोटीन जो किसी भी एंटीजन को ट्रैप करके किल करती है, किसी भी एंटीजन को ट्रैप करके क्या करती है, किल करती है। जैसे ही कोई एंटीजन, ये है एंटीजन ए आपकी बॉडी में एंट्री किया, तो मास्ट सेल क्या करेगी, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी।
रिकॉग्नाइज करने के बाद मैंने आपको इम्यून सिस्टम को डिटेल में बताया था कि जैसे ही रिकॉग्नाइज हुआ, रिकॉग्नाइज होने के बाद बी सेल्स एक्टिवेट होती है, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल बनती है और वो डायरेक्टली एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन को क्या कर देती है बेटा, किल कर देती है। तो मास्ट सेल के पास में जो एंटीबॉडी जनरेटेड है, ऑलरेडी एंटीबॉडी बाउंडेड है, वो क्या करेगी, मास्ट सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगी और एंटीजन को एंटीबॉडी से बाइंड कर देगी, एंटीजन को एंटीबॉडी से बाइंड कर देगी। अब जैसे ही एंटीजन बाइंड हुआ देन डीग्रेन्युलेशन, ये वर्ड है डीग्रेन्युलेशन। डीग्रेन्युलेशन को हिंदी में आप लोग विघटन भी बोलते हो, टूटना भी बोलते हो। तो इसमें क्या है कि मास्ट सेल के जो ग्रेन्यूल्स है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, मास्ट सेल के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं और मास्ट सेल क्या करेगा, कैल्शियम आयन को अपने अंदर लेगा। कैल्शियम आयन क्या है, एक सपोर्टिंग फैक्टर है जो इस एंटीजन को किल करने के लिए काम में आता है। अब जो ग्रेन्यूल्स बाहर निकले, उन ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से होते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा मिलेगा ये हिस्टामिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा, हिस्टामिन का वर्क क्या है और सेरोटोनिन का क्या है। हिस्टामिन जो है वो वैसोडाइलेशन करता है, वैसोडाइलेशन। अब काफी बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, काफी बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आएगा वैसोडाइलेशन क्या होता है। वैसो, आप लोगों को जब वर्ड समझ में नहीं आता तो वर्ड क्या आप ब्रेक डाउन करो। वैसो, वैसो वर्ड बना है बेटा आपकी वेसल से। और डायलेट, डायलेट का मतलब होता है, डायलेट का मतलब होता है कि स्प्रेडिंग, यानी कि वैसो डायलेट का मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग। वेसल्स जब है वो अपना उनका डायमीटर बढ़ जाता है, जैसे कोई ब्लड वेसल इतना था, ठीक है, अब क्या हुआ, उसका डायमीटर बढ़ गया यानी कि वो वाइड हो गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हिस्टामिन। दूसरा होता है सेरोटोनिन, क्योंकि आपकी बुक में केवल इनका नाम ही दिया हुआ है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये क्या करेगा, वेसल्स के जो साइज है उसको और भी रिड्यूस कर देगा, उसको और भी रिड्यूस कर देगा। ओके, इसके अलावा मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है ECF। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा एक और वर्ड आता है ECF। ECF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, ठीक है ना। ये भी आप लोगों के, हालांकि ये नीट के अंदर आता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं आता। ये क्या करता है, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर काम आता है। सेकंड टाइम पैथोजन रिपीट कर रहा हूं बेटा, पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले क्या होता है, IgE रिस्पॉन्स। IgE एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे फंक्शन करेगी, IgE एंटीबॉडी जो है वो आपकी टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल, मास्ट सेल के साथ में जाकर वो बाइंड हो जाती है, ठीक है। बाइंड होने के साथ में अगर कोई भी एंटीजन, अब कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री किया तो IgE और मास्ट सेल क्या करेंगी, जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन से बाइंड हो जाएगी, हैंड टू हैंड आपका मास्ट सेल जो उसका डीग्रेन्युलेशन हो जाएगा, यानी ग्रेन्यूल्स जो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब इन ग्रेन्यूल्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, मोस्ट कॉमनली आपकी बुक में ये मिलेगा। हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, और सेरोटोनिन क्या करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है। एग्जैक्टली आप क्या करें कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन के अलावा एक और एक्स्ट्रा फैक्टर निकलता है आपका ECF, दैट इज नोन एज इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, ठीक है। आपके बुक में नहीं है लेकिन कई बार नीट के अंदर एग्जाम में आता है, गॉट इट। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए तो ये परमेबल हो जाती है और कैल्शियम आयन को अपने अंदर आने देती है, क्योंकि कैल्शियम आयन क्या है, एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर आता है आपके सिम्टम्स, एलर्जी के सिम्टम्स में आता है मेनली अफेक्ट, जो आपकी एलर्जिक रिएक्शन है वो किसको अफेक्ट करती है, स्किन को, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन वो होती है जिनसे म्यूकस निकलता है, कहां होती है, नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप लोगों के म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सेकंड, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी होती है, आपके एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट के अंदर भी होती है, यहां पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है। तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, आप लोगों का मेजरली जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, स्किन के अंदर दिखाई देगा और आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर दिखाई देगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें सिम्टम्स की तो सबसे पहला आता है ईचिंग, सबसे फर्स्ट सिम्टम आता है आप लोगों का ईचिंग। ईचिंग होता है बेटा खुजली होना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा स्किन बर्न हो जाता है, कई बार हम लोग क्या कॉटन के कपड़े पहनते हैं या फिर किसी को सिल्क से एलर्जी है, सिल्क पहना और उसकी खुजली स्टार्ट हो जाती है, वो क्या है, ईचिंग, ईचिंग, ठीक है। ये ईचिंग क्या है, एब्नॉर्मल रिएक्शन, यानी कोई भी कपड़ा है वो आपकी बॉडी को सूट नहीं किया, एब्नॉर्मल रिएक्शन है, राइट। सेकंड थिंग इज एक्जिमा,
एक्जिमा, ये वर्ड काफी नया है बच्चों के लिए, ठीक है। एक्जिमा का मतलब क्या होता है? स्किन बिकम रफ, हमारी स्किन जो ड्राई और रफ हो जाती है, ठीक है ना, सूखी हो जाती है। इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड का मतलब होता है कि थोड़ी सी उसमें सूजन आ जाती है, सूजन। इन्फ्लेम्ड को आप लोग बोलते हो सूजन और जलन, सूजन और जलन, ठीक है ना। यानी स्किन के अंदर क्या है, रैशेस हो जाएंगे और स्किन जलने लग जाएगी, जलन मच जाएगी आप लोगों को, और थोड़ा सा उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। किसकी वजह से बढ़ेगा? वैसोडाइलेशन की वजह से, हिस्टामिन की वजह से, राइट। अब बात करें हम लोग इसके बाद में, एंड रेड, रेड मतलब रेड रेड रैशेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोग स्वेलिंग भी लिख सकते हो, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, गॉट इट। फिर आता है कफ, खांसी होना, स्नीजिंग, छींके आना, वाटरी आईज, आंखों से आंसू बहना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अच्छा ये वर्ड क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? आप लोग देखो, सपोज दैट कि आप लोगों की ये रेस्पिरेटरी ट्यूब्स है, आप लोगों की ट्रेकिया है, एलर्जिक कंडीशन में क्या करती है, ये म्यूकस कोटेड है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर म्यूकस जो है उसको रिलीज कर देती है, एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर म्यूकस को रिलीज करती है। तो जिससे क्या है, इस ट्यूब का डायमीटर क्या कम हो गया, और ट्यूब का डायमीटर कम हो जाता है तो क्या हो जाएगी, आप लोगों की ऑक्सीजन का अमाउंट है वो आपकी बॉडी में कम एंट्री करेगा। तो इसे बोलते हैं आप लोग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डायरिया, अस्थमा एंड नोजिया, राइट, ये होता है। अच्छा अब कुछ कॉमन सिम्टम्स है एलर्जी के। हे फीवर, कई बार एमसीक्यूज में आता है, नीट के एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है। हे फीवर, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं एम्ब्रोसिया प्लांट के, आप लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे ये, ठीक है, एनसीईआरटी में क्लास 12 के। अस्थमा, अस्थमा आप लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एग्जैक्टली एनसीईआरटी में आप लोगों के डिजीज दी हुई है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, वही सूजन और जलन, ठीक है, ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स किसके पार्ट है बेटा, आपकी ट्रेकिया के पार्ट है, ट्रेकिया। अच्छा कंप्लीट है ट्यूब ट्रेकिया, जब ये ट्रेकिया दोनों लंग्स में एंट्री करती है तो इसे आप लोग बोलते हो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और जब लंग्स के अंदर एंट्री कर जाती है तो वहां पर जाने के बाद एक और स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो क्या, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हो आप लोग, ब्रोंक्यूल्स, राइट। अच्छा तो ये क्या है, अस्थमा जो है ये इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि आप लोगों के सांस की नली में जो एलर्जी होती है जिसके कारण आपको छींके वगैरह आती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, वो कहलाता है आपका अस्थमा। अब आता है आपका एनाफाइलेक्सिस। जनरली ये क्या होती है बेटा, इंजेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि हमने कोई भी इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन से हमारी बॉडी में रैशेस वगैरह हो गए, तो इंजेक्शन से जो एलर्जी होती है उसको आप लोग बोलते हो एनाफाइलेटिक शॉक, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ इंजेक्शन। जैसे कोई भी पर्सन है उसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे दिया, अब डॉक्टर ने बिना पूछे उसका एलर्जिक हिस्ट्री जाने बिना उसको इंजेक्शन दे दिया और बॉडी ने क्या किया, एलर्जिक सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नोन एज क्या, एनाफाइलेसिस और एनाफाइलेटिक शॉक, राइट, गॉट इट। तो आज हमने क्या पढ़ा, एलर्जी। एलर्जी क्या है, एब्नॉर्मल रिस्पांस है इम्यून सिस्टम का जो एंटीजन के किसी भी एंटीजन जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट होती है, ठीक है। अब एलर्जेंस होते हैं वो फैक्टर या वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी कॉज करते हैं, पॉलन, डस्ट, एनिमल डेंडर, स्पोर और फीदर्स, राइट। अब क्या है, मैकेनिज्म कैसे है, किस तरीके से, हमें पता है हमारी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी जो है वो एलर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, सबसे पहले मास्ट सेल से जाकर कंबाइंड हो जाएगी, जैसे कोई एंटीजन आएगा मास्ट सेल और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है ये एंटीजन को बाइंड कर लेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा और इससे हिस्टामिन और सेरोटोनिन और ईसीएफ फैक्टर जो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब और कैल्शियम आयन जो उसका इनसाइड मूवमेंट होता है, गॉट इट। हिस्टामिन किसके लिए रिस्पांसिबल है, वैसोडाइलेशन, यानी कि मसल्स को या वेसल्स को क्या कर देगा, ये फैला देता है। और सेरोटोनिन क्या है, वैसो कंट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। फिर आता है इसके सिम्टम्स, मेनली ये किसको इफेक्ट करता है, स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन कहां होती है, रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट के अंदर। अब ईचिंग, एक्जिमा, ईचिंग खुजली होती है, एक्जिमा होता है आपका स्किन के अंदर रफ, इन्फ्लेम्ड और रैशेस वगैरह हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। कफ, स्नीजिंग, वाटरी आईज, वोमिटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या करती है, एक्सेस अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करती है जिससे उनका डायमीटर कम हो जाता है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, राइट। अस्थमा एंड नोजिया। हे फीवर, बेटा ये एलर्जी के नॉर्मली एलर्जिक रिएक्शंस के नाम है। हे फीवर जो है ये एम्ब्रोसिया प्लांट के थ्रू होता है। अस्थमा मैंने बताया था, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है तो उसे आप लोग अस्थमा बोलते हो, ठीक है। और एनाफाइलेटिक शॉक बेटा ये क्या होता है,
आप लोगों के इंजेक्शंस के थ्रू जो एलर्जी होती है, यानी कि किसी भी पर्सन को बिना उसकी एलर्जिक हिस्ट्री जाने अगर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे जो एलर्जिक रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज क्या आप लोगों का एनाफाइलेटिक शॉक। व्हाट इट